प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पतंग कविता के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो सबसे पहले हम देखें कविता के साथ जो प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो जैसा हमने कविता में पढ़ा था कि सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, यानी कि जो बारिश के 4 महीने होते हैं उनमें एक महीना भाद्रपद का होता है, जिसमें बारिश होती है, रुक-रुक कर होती है, कभी हवा के तेज झोंकों के साथ होती है। तो उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है कि बौछारें गई, बारिश की बौछारें गई और सवेरा हुआ। अर्थात कहने का मतलब ये है कि भाद्रपद का महीना जब बीत जाता है, जिसमें काली घटाएँ छाई होती है और तेज हवा के झोंकों के साथ बारिश होती है, तो वो महीना जब बीत जाता है तो उसके बाद शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है। और शरद ऋतु में मौसम जो है वो साफ स्वच्छ हो जाता है, आसमान साफ स्वच्छ हो जाता है, मुलायम हो जाता है और किसी प्रकार का कोई अंधेरापन नहीं रहता और चमकीली धूप दिखाई देती है। तो इसलिए इस प्रकार से कवि ने इसमें प्रकृति का वर्णन किया गया है, प्रकृति में आए हुए परिवर्तन को दिखाया है। दूसरा प्रश्न है, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। यहाँ कवि ने पतंग को सबसे हल्की और रंगीन चीज बताया है। इन सबसे हल्की, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग इसलिए किया है ताकि अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है इसका कि पतंग जो है वो सबसे पतली है, सबसे हल्की है, जो आसमान में आसानी से उड़ सके। तो इसलिए यहाँ पर कवि ने इस प्रकार के विशेषणों का प्रयोग किया है। अब इसमें देखो बेटा, हम बिंब स्पष्ट करेंगे कि सबसे तेज बौछारें गई भादो गया सवेरा हुआ। इस पंक्ति में देखा जाए तो कैसा कौन सा बिंब है? दृश्य बिंब है, क्योंकि हमें ये सारी चीजें देखने से पता चल रही है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा और दृश्य बिंब हो जाएगा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। शरद आया पुलों को पार करते हुए, गतिशील बिंब भी हो जाएगा, साथ ही दृश्य बिंब है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, श्रव्य बिंब हो जाएगा। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, इसमें ये दृश्य बिंब है। साथ ही आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, इसमें स्पर्श बिंब है। तो इन पंक्तियों में ये भी सारे बिंब स्पष्ट कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। जिस प्रकार से कपास कोमल और नरम होती है, वैसे ही जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे जन्म से ही कोमल और नरम और नाजुक होते हैं, लचीले होते हैं। जिस प्रकार से कपास को किसी भी तरह से किया जा सकता है, तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, वैसे ही बच्चों में भी लचीलापन पाया जाता है। तो इस प्रकार से कपास और बच्चे का संबंध बनता है। अगला क्वेश्चन है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। अब यहाँ पर कवि ने, जब हम कविता पढ़ी थी तो उसमें स्पष्ट किया था कि जिस जिस भी बच्चे की जितनी ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, उस बच्चे के मन में उतना ही उत्साह समाया हुआ है। तो बच्चों, पतंगों के साथ साथ वो सारे बच्चे भी उड़ रहे हैं, यानी कि उतना ही उनमें उत्साह और उमंग समाई हुई है। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब इसमें देखो, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। छतों को भी नरम बनाते हुए, कहने का मतलब ये है कि बच्चे खेल खेल में सब कुछ भूल जाते हैं, वो अपनी चोट फेट को भी भूल जाते हैं। साथ ही छत कठोर हैं, उनमें कंकर पत्थर होते हैं, वो चुभती हैं पैरों में, लेकिन जब बच्चे खेलते हैं तो वो ये सारी बातें भूल जाते हैं। उनके लिए वो कठोर छत भी नरम हो जाती है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, कहने का तात्पर्य है कि बच्चे खेलते हैं तो उनके पैरों की जो आहट होती है, उससे ऐसा लगता है, वो एक साथ प्रतिध्वनित होती है और ऐसा लगता है कि जैसे दिशाएं जो है वो बाजा बजा रही हो। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। इसमें कवि ने स्पष्ट किया है कि अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, यानी कि खतर
छतों के खतरनाक किनारों पर पहुंचकर भी वो बच जाते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई चोट-फेट नहीं लगती है, तो वो और भी निडर हो जाते हैं, उनमें और भी साहस आ जाता है, उत्साह का संचार हो जाता है और आने वाली हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम किसी परिस्थिति से पहले गुज़र चुके होते हैं और फिर हम उस परिस्थिति से टकरा चुके होते हैं, तो आगे आने वाली भविष्य में आने वाली परेशानियाँ, परिस्थितियाँ जो हैं, वो हमें कमज़ोर नहीं कर सकती हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है? ये मैं आपको स्पष्ट कर चुकी हूँ कि बच्चों के पैरों की जो आहट होती है, उससे तात उ उस उसके बारे में बताया गया है कि ऐसा ल महसूस होता है जैसे दिशाएँ बाजा बजा रही हो और उसकी आवाज़ सुन कर के बच्चों में और भी ज़्यादा उत्साह आ जाता है। जब पतंग सामने हो, तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? बच्चों के नज़रिए से यदि देखा जाए, तो छतों पर पतंग उड़ाते समय, दौड़ते समय उन्हें छत कठोर नहीं लगती क्योंकि उनका पूरा ध्यान अपनी पतंग पर केंद्रित होता है और उन्हें उनके पैरों में क्या चुभ रहा है, कोई कंकर चुभ रहा है, पत्थर चुभ रहा है, इस पर कोई ध्यान वो नहीं देते, कोई गौर नहीं होता है। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों से के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? यदि कोई भी किसी भी इंसान के सामने यदि खतरनाक परिस्थितियाँ आ लेती हैं, एक बार गुज़र जाती हैं, तो वो इंसान कमज़ोर नहीं होता, वो और भी मजबूत हो जाता है। तो यही इस प्रश्न का आंसर होगा, यही इसमें बताया गया है। तो प्यारे बच्चों, ये इनके प्रश्न हैं। साथ ही कुछ पंक्तियों में भी मैं आपको प्रश्न बता देती हूँ। जैसे यहाँ ये पंक्ति है कि छतों से सिर्फ़ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, कि छतों के खतरनाक किनारों से गिरने से बच्चों को कौन बचाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। साथ ही ये पंक्ति है, इसको स्पष्ट करवाया जा सकता है और एक बार करवा भी लिया गया है कि पतंगों की धड़कती ऊँचाइयाँ उन्हें थाम लेती है महज़ एक धागे के सहारे, कि पतंगों की धड़कती ऊँचाइयाँ उन्हें किस प्रकार से थाम लेती हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जिनका आंसर हमें कविताओं के माध्यम से इन पंक्तियों को स्पष्ट करते हुए देना है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने इस कविता के प्रश्न उत्तरी कर लिए हैं। यदि आपको ये प्रश्न उत्तर अच्छे लगे, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस पर कमेंट करना। धन्यवाद।